तो साथियों जय हिंद। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से आपके लिए यहाँ पर रिवीजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग रिवीजन किसका करेंगे आपको हम बता दें, तो रिवीजन हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स का जो मैराथन क्लास आपकी चली है उसका पूरा का पूरा हम लोग रिवाइज करेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से पूरा करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से और हम लोग भी अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे, क्योंकि एग्जाम है आप लोगों का 25 तारीख से स्टार्ट है। तो 25 तारीख से पहले हर एक सब्जेक्ट का हम लोग रिवीजन अच्छी तरीके से कर लेंगे, तो अपने एग्जाम को एकदम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो सही कथन का आपको चयन करना है, तो निवेश गुणक एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें दूसरा नंबर, देखिए उपभोग फलन की प्रवणता एपीसी द्वारा इंगित की जाती है, न कि एमपीसी द्वारा। यह बात गलत बात है आपका, ठीक है ना। एमपीएस शून्य होने पर निवेश गुणक शून्य होता है, यह भी गलत बात है। एमपीसी को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एमपीसी को एमपीएस से गुणा करने पर 1 के बराबर मान प्राप्त होता है, यह भी गलत बात है। अगला अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, इनमें से किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है। इनमें से क्या किसी फर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है। तो संपत्ति कर जो होता है ये नहीं है, बाकी कमीशन भी लगता है, उसमें श्रम भी लगता है, पैकिंग भी लगता है, ठीक है ना। तो संपत्ति कर अगर कोई फर्म आप खोल रहे हैं तो आपकी जो अगर संपत्ति है तो उस पर कर नहीं लगता है। अगर आप किराए पे लेकर खोल रहे हैं तो उसके लिए अलग बात है, ठीक है ना। जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो ये उत्पादन बढ़ेगा, वेरिएबल कास्ट आपकी हो जाएगी, कम होगी, ठीक है ना। और कच्चा माल, श्रम, पैकेजिंग, कमीशन, आपका ये सारी चीज़ें होती है। आगे चलेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में उपभोग फलन कुल उपभोग के बीच संबंध का वर्णन करता है, तो सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। और जे एम किन्स को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जो होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्पादन की सीमांत लागत अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत होने वाले परिवर्तन से संबंधित है, तो एक आपको, ठीक है ना, लागत एक अतिरिक्त इकाइयों, कितने, एक अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। अनधिमान वक्र की प्रवणता किसके द्वारा मापी जाती है, तो प्रतिस्थापन की सीमांत दर के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। तो एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान सामान्यतः 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता। किससे, 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता, ये आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय है। तो इसमें ध्यान, ऊपरी व्यय हमारा जो होता है, देखिए कौन है, तो बीमा जो आता है ऊपरी व्यय होता है, कच्चा माल, श्रम, उपभोज्य, विनिर्माण, आपूर्ति, ठीक है ना, ये आपके होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और क्या हो जाएगा, फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है, आपका यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा किसी अर्थशास्त्र में समग्र मांग का भाग नहीं है, तो जनसंख्या वृद्धि नहीं है, आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह औसत उत्पादन से कम होगा, क्या होगा, यह औसत उत्पादन से क्या होगा, कम होगा, आपको ये लिख देना है, ठीक है। चलिए, डेल्टा पी बराबर टी पी अपान एल, यदि किसी फर्म द्वारा टीएल बराबर 100 है और लेबर की संख्या 4 है, तो एपी बराबर आपको निकालना है। तो एपी बराबर क्या हो जाएगा, 100/4 यानी कि 25 आपका हो जाएगा। सीमांत उत्पादन एमपी, एक अतिरिक्त इनपुट देने से कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन आपका हो जाएगा एमपी बराबर टीपी अपान डेल्टा एल, आपका हो जाएगा डेल्टा टीपी अपान डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत उत्पादित उत्पादन की इकाइयां बराबर क्या हो जाएंगी, औसत परिवर्तनीय लागत आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अनुमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है, तो को उस वस्तु को कहते हैं क्या, मांग कहते हैं, क्या कहते हैं, मांग कहते हैं, ठीक है। चलिए,
समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ये अर्थशास्त्र की एक शाखा जिनमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 नामक पुस्तक किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखित है? तो ये जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, उत्पादन के 4 कारक कौन कौन से हैं? तो पहला भूमि हो गया, दूसरा श्रम हो गया, तीसरा पूंजी हो गया और चौथा उद्यमिता आपका हो गया। ठीक है, चलिए आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को माना जाता है। किसको? एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। और ध्यान दीजिए, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। निवल मूल्य, नेटवर्थ का सूत्र कौन सा है? तो निवल मूल्य बराबर परिसंपत्तियां माइनस देयताएं आपकी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपभोग किए जाने वाले इनपुट को उत्पादन के घटक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? उत्पादन के घटक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित और रुद्ध थी। क्या थी? अल्प विकसित और रुद्ध अर्थव्यवस्था थी। औपनिवेशित भारत की भारतीय आबादी का लाभ 85% भाग अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर निर्भर था? तो कृषि पर आपका हो जाए। किस पर? कृषि पर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के श्रमिक ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो तृतीयक नहीं है? तो चीनी मिल आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीनी मिल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध, ये नहीं है। उद्योगों की लाइसेंसिंग आवश्यकता को समाप्त करना, ये है। विदेशी निवेश की स्वतंत्रता, ये भी है। प्रौद्योगिकी आयात करने की स्वतंत्रता, ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती हैं? तो ओलिगोपोली आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र सरकारी उद्यमों से युक्त और निजी क्षेत्र निजी उद्यमों से युक्त एक दूसरे के साथ सहविद्यमान होते हैं। ये आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तेल उत्पादन में वृद्धि का क्या कारण है, आपको ये बताना है। तो पीली क्रांति आपका हो जाएगा, क्योंकि पीली क्रांति किसके लिए? सरसों के लिए, और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, और भूरी क्रांति आपको बताना है। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था व्यक्तिगत स्वामित्व वाले उत्पादन के कारक हैं? तो पूंजीवादी आपकी हो जाए। कौन सी? पूंजीवादी आपकी हो जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्न में से किस क्षेत्र में नियोजित थी? तो प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित थी। आपका ये हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो उद्योग आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उद्योग आपका हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के आकार के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सा है? तो आपका सकल घरेलू उत्पाद आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो राजकृष्ण आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजकृष्ण आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो तृतीयक क्षेत्र आपका हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र आपका हो जाएगा। नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है? तो एनएनपी बराबर जीएनपी डिप्रेशन, आपका मूल्य ह्रास हो जाएगा, यानी कि डिप्रेशिएशन आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? डिप्रेशिएशन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ये आप कर दीजिएगा।
भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी का जनक माना जाता है? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस को कहा जाता है। ठीक। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद क्या था? तो 2.7 लाख करोड़ था। क्या था? 2.7 लाख करोड़। 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी टीपीपी भारत सरकार द्वारा 1975 में शुरू किया गया। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में शुरू किया गया था। कौन से पहले वर्ष में शुरू किया गया था? आगे, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की कार्यान्वयन अवधि क्या थी? 2012 से 17 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपका हो जाएगा। ठीक। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? तो 1951 से 56 के बीच में शुरू की गई थी। आगे, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सृजन किया गया था, में उद्योगों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन, सरकारी एजेंसी एनडीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आपका, जिसकी स्थापना कब होती है? 6 अगस्त 1952 को होती है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर आपके होते हैं। ठीक है, चलिए। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? राउरकेला इस्पात संयंत्र आपका हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र पर था, सिंचाई और विद्युत आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। ठीक है, चलिए। आर्थिक नियोजन को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, चलिए आगे चलें। किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1991 में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भविष्य निधि के संदर्भ में यूएन का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को माना जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन देखिए, अतिरिक्त मांग की स्थिति को ठीक करने के लिए इनमें से कौन सा मौद्रिक उपाय लागू किया जा सकता है? तो न तो ए और ना ही बी आपका हो जाएगा। देखिए, 2016 में विमुद्रीकरण के कारण छापी गई महात्मा गांधी श्रृंखला की नई नोटों में से किस मूल्य वर्ग के नोटों पर भारत के पहले अंतर्ग्रही, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, अंतर्ग्रही अंतरिक्ष मिशन का प्रतिनिधित्व करने वाले मंगलयान की तस्वीर प्रदर्शित है? तो 2000 में आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही चपुआ प्रश्न आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा तो अच्छी तरीके से समझेंगे। सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो 1969 आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। वर्ष 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया? तो पंजाब नेशनल बैंक आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्न में से कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय आपके हो जाएंगे। ठीक है, इनमें से किस संस्थान ने 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधि शुरू की थी? नाबार्ड आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाबार्ड आपका हो जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई आपका हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। भारतीय मुद्रा प्रणाली में किस बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक आप हो जाएगा। भारत में आरक्षित नकदी निधि अनुपात CRR का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है, तो इसमें आपको केवल ये हो जाएगा। और आरबीआई के पास जमा रहता है CRR, साख सृजन आपका ये हो जाएगा, क्रेडिट आपका होता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जिसे आमतौर पर 300 और 900 के बीच संख्या को दर्शाया जाता है? तो साख रेटिंग आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साख रेटिंग। NBFC का पूर्ण रूप क्या है आपको ये बताना है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है, आपको ये बताना है। तो वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका क्या है, आपको ये बताना है। यह भारत में वित्तीय क्षेत्र का समेकित पर्यवेक्षण करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण आपका हो जाएगा। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा इनमें से कौन से उपाय अपनाए जाने की संभावना है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। सीआरआर में वृद्धि, रेपो दर में वृद्धि आपका हो जाएगा। ठीक है। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था। तो नरसिम्हन समिति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, नरसिम्हन समिति के द्वारा किया गया था। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है, आपको ये बताना है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, ये कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो केंद्रीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्रियों में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का देखा जा सकता है। ठीक। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं। 15 भाषाएं मुद्रित होती हैं। ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष में की गई थी। तो 1975 में की गई थी। ठीक है। आगे चलेंगे, भारत में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। 1992 में की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। तो भारतीय स्टेट बैंक आपका हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का अंग नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर नहीं होगा। बाकी नकदी आरक्षित अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात और बैंक दर आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बैंक दर वह ब्याज दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, आपको ये कर देना है। एक्सपर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1982 में मुंबई में की गई थी। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई थी, आपको ये बताना है। तो 8 नवंबर 2016 को की गई थी। ठीक है। चलिए, 2000 के बैंक के नोट की बीमाएं क्या होती है। 66 mm इंटू 166 mm आपका हो जाएगा। पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो क्या हो जाएगा, वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, नहीं, ये आप नहीं कर सकते हैं। वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात आपका हो जाएगा। ठीक है। भीम का पूर्ण रूप क्या है। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, क्या हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी आपका हो जाएगा। थीम आधारित करेंसी नोट के संबंध में नई नीति के अनुसार 2200 रुपए के नोट पर छपा भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सांची का स्तूप आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां की विक्रय और क्रय को संदर्भित करता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक आपका करता है। ठीक है। चलिए, अधिमांग के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो आपका स्फीति अंतराल होता है। ठीक है, क्या होता है, स्फीति अंतराल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1992 में हुई थी। सेबी की बात करें 12 अप्रैल 1988 को थी, मुंबई में। ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन, महंगी दुर्लभ मुद्रा किस तात्पर्य उस धन से है जिसे ब्याज की उच्च दर के कारण प्राप्त करना कठिन है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है। फेरा का पूर्ण रूप क्या है। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, बुल और बियर शब्द में शेयर बाजार में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी ऐसी किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 1875 में आपका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सा प्राथमिक घाटे के बराबर होता है। तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान आपका हो जाएगा। ठीक है। सरकारी बजट में जब राष्ट्र द्वारा किए गए खर्च आय स्रोत से अधिक होते हैं तो आय और व्यय के बीच अंतर को
बजट घाटा कहा जाता है। क्या? बजट घाटा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा? ऋण पर प्राप्त ब्याज आपका राजस्व आय आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। राजकोषीय नीति सरकार की नीति है। क्या है? सरकार की नीति आपका हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्व व्यय का उदाहरण है? तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो आर.के. षणमुखम चेट्टी ने किया। ठीक है, चलिए इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु एवं सेवा कर आपका हो जाएगा। ठीक है, भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या है? तो 28% आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी शुरुआत कब की गई थी? तो 1 जुलाई 2017 को की गई थी। तो ये आपके लिए मैराथन का पीडीएफ था, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स का जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।